आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का पेपर जो आप सभी का होता है, आइए आज इस पूरे पेपर को लेकर के आप सभी की तैयारी कैसे आपको करना है, कितना इस सब्जेक्ट का विस्तार है। कई बार हमें पता होता है कि ये वाला पेपर है, अब आप शुभारंभ करने जा रहे हैं इथिक्स को लेकर के हमारे साथ मास्टर कोर्स में। जितने बच्चे हमारे साथ मास्टर कोर्स में जुड़े हुए हैं या फिर फाउंडेशन बैच, डिटेल फाउंडेशन बैच है जो आप सभी का, तो नीति शास्त्र का क्या योगदान है, डिटेल्ड सिलेबस रिसर्च आज करेंगे हम लोग नीति शास्त्र को लेकर के। इसके टॉपिक सब टॉपिक देखने का प्रयास करेंगे, विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वाले जो आपके सेगमेंट को लेकर के। और एक चीज और, मैं ये तो आपको पूरा का पूरा पेपर डिस्कस ही करने वाला हूं, कैसे आपको मैं इस पूरे पेपर को कंप्लीट कराऊंगा, किस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी। बैच के अंदर इथिक्स आप सभी को मिलेगा, और जो बच्चे आईएएस एग्जाम या जिन सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम में नीति शास्त्र का पेपर नहीं है ना, सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम में नीति शास्त्र नहीं है। नीति शास्त्र आईएएस एग्जाम में है, यूपी पीसीएस एग्जाम में है, एमपी पीएससी एग्जाम में है, आरएएस एग्जाम में और यूके पीएससी एग्जाम में। बस केवल इतने परीक्षाओं में ये, बाकी जगह पे जैसे कहीं पे दर्शन शास्त्र आपको मिलेगा, मान लीजिए छत्तीसगढ़ वाले सेगमेंट पे वहां पर जो है दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु है, तो अलग अलग जो है लेकिन ओवरऑल आप ये समझिए कि रीड है आपका ये पेपर का जो ये पूरा सिलेबस है। और आने वाले समय में जैसे बीपीएससी में नहीं है इथिक्स, है ना, तो आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम के जितने भी छात्र हैं जहां पे इथिक्स पूछा जाता है, पूरा का पूरा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पेपर है और इसका बहुत बड़ा रोल है। इस विषय को बहुत सारे छात्र बहुत कठिन विषय मानते हैं, लेकिन यदि आप मेरे नजरिए से देखें, क्योंकि इस विषय को मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में मैंने इस पे काम किया है, इस पूरे विषय को लेकर के मैंने कई बार आप लोगों को क्लासेस में भी पढ़ाया, बैच में भी पढ़ाया। अब आप मेरे साथ विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से पूरा इथिक्स कंप्लीट करेंगे। मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा इथिक्स को लेकर के, डिटेल सिलेबस रिसर्च होगा। इस सेशन में आपकी समझ बन पाएगी इस विषय को लेकर के, ठीक है। समान अध्ययन के इस विषय को लेकर आपकी एक समझ विकसित हो पाएगी कि एक्चुअल में इस विषय का विस्तार कितना है। आमतौर पे आपको केवल ये पता होगा कि आपके सिलेबस में इथिक्स आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विषय है। कितने भागों में विभाजित किया जाएगा इसको, केस स्टडी भी आती है इसमें, और कैसे आपको इसको तैयार करना चाहिए, इसमें बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। आप ये मान लीजिए यूपीएससी में तो 250 नंबर का पेपर है, स्टेट पीसीएस में 200 नंबर का पेपर है, अलग अलग वेटेज है ना, तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत फैक्चुअल टाइप का है, कंसेप्चुअल भी है, केस स्टडी के साथ भी है, व्यवहारिक भी है। और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सबसे ज्यादा यदि कोई विषय आपका जो है सबसे ज्यादा आपको सहयोग करेगा, वो नीति शास्त्र का विषय ही है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप उस पद पे पहुंच जाएंगे, या वर्तमान में जितने भी पदाधिकारी हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, एक्चुअल में आपकी जो रियल पावर है वो आपका इंटेंशन है। इस पद पर जाने के पीछे की आपकी मंशा, उस कुर्सी में बैठ करके आप कितना नैतिक हो सकते हैं। और जब नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता में आपकी जिम्मेदारी तय होती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है, आपकी ईमानदारी तय होती है, आपकी सत्यनिष्ठा तय होती है, आपकी वस्तुनिष्ठता तय होती है, आपका इंटीग्रिटी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि आप एक अच्छे इंटेंशन से गए हैं तो निश्चित तौर पे आप समाज के लिए एक एसेट्स बनेंगे। आप एक अधिकारी नहीं है, समाज के लिए एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज का कल्याण कर रहा है। लेकिन यदि आप ये मान के चलिए कि यदि आपने थोड़ा भी लापरवाही बरती, वहां पर जाकर के थोड़ा भी गैर जिम्मेदार हुए, ईमानदारी से हटे, तो निश्चित तौर पे आप तहस नहस कर डालेंगे, आप तबाही कर डालेंगे, है ना। और ऐसा होता है, ठीक है। तो नीति शास्त्र के पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मैं आपका इसका एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाऊंगा, है ना, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, है ना। आपके अंदर नैतिकता को भर दूंगा, आपके अंदर मूल्यों को भर दूंगा। इस तरीके से मैं आपको ये विषय वस्तु पढ़ाने वाला हूं, और ये बहुत विस्तृत विषय वस्तु है। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने जा रहे हैं,
और कैसे आप इसको कंप्लीट करोगे, कैसे आप इसको पढ़ोगे, करंट के साथ जोड़ करके भी इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है इस सब्जेक्ट को। तो करंट के साथ भी, और कैसे हमारे मास्टर कोर्स में आपको ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, कैसे आप मास्टर कोर्स में, और साथ ही इथिक्स का एक इंडिपेंडेंट बैच भी मिलेगा। बच्चे कुछ जो है फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं जिसको हम मास्टर कोर्स कह रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल इथिक्स ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इथिक्स का ही केवल बैच मिलेगा, ठीक है। उसमें पूरी डिटेल क्लासेस सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिलेंगी, जिसमें मैं पूरा इथिक्स आपको कंप्लीट कराऊंगा, और साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको मिलेंगी जिसमें आपको नई क्लासेस भी वहां पे ऐड होती जाएंगी। तो ये इथिक्स का ओरिएंटेशन सेशन है, पहला ही क्लास है, पहला ही सेशन है जिसमें आप इथिक्स मेरे साथ समझने वाले हैं। समान अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका ये, और आप समझिए प्रीलिम्स में इसका वेटेज नहीं है। प्रीलिम्स में सीसैट वाले पेपर में भी देखें तो थोड़ा इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के तौर पे इसको देख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा अलग ही है, बट इसका कंप्लीट वेटेज मेंस में है और इसका कंप्लीट वेटेज इंटरव्यू में है ना। इथिक्स आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप सत्यनिष्ठा की बात कर रहे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा, आप जो है एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपका, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आप चलने चाहिए। आपके सिद्धांत होने चाहिए, आपके वैल्यू होने चाहिए, आपके मूल्य होने चाहिए, और सिविल सेवा के ओरिएंटेड होने चाहिए। जो सिविल सेवा की डिमांड है उसके आधार पे होने चाहिए। तो आज के सेशन में समान अध्ययन का एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है नीति शास्त्र। एक तो पहली बात, इसको समझोगे आप, इसमें मैं बुक भी लिख रहा हूं, और जब बुक आएगी, मास्टर बुक लिख रहा हूं, जब बुक आएगी तो आप लोगों को मैं सूचित करूंगा। अभी काम चल रहा है, गति से चल रहा है, और जो है जब भी बुक आएगी तो आपको मैं आप तक पहुंचाऊंगा, प्रेषित करूंगा। लेकिन अभी मैंने मास्टर कोर्स आपका बना दिया है, उसमें ये सब्जेक्ट आप डिटेल में, डेप्थ में आप पढ़ पाओगे, और आप समझ पाओगे कि इथिक्स जैसा इतना कठिन विषय भी क्या इतने आसानी से पढ़ाया जा सकता है। चलिए एक बार इथिक्स के विषय वस्तु का प्रवेश करते हैं, टॉपिक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा में अभिरुचि एक समग्र अध्ययन, ये बुक का ही जो है हमारा जो है शुरुआत है, और ये किताब मैं अभी लिख रहा हूं, अभी ये लिखी नहीं गई है, बट इसके माध्यम से मैं आपको मास्टर कोर्स में क्या क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। और मैं एक बार आपको ये शुरू करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसका थोड़ा सा डेप्थ और डिटेल भी करते जाएंगे, ठीक है। जो यही इसी तरीके से मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया है, इसी आधार पे पूरी बुक भी लिख रहा हूं मैं। अभी ये बुक लिख जाएगी, जब लिख जाएगी तब आपको बता दी जाएगी, आप तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। तो नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, है ना, इसमें जो है एक तो सबसे पहली चीज है नैतिकता की मूल अवधारणा, ठीक है। पहला देखिए, इसको चैप्टर वाइज देखें तो टोटल 9 चैप्टर है, पहले चैप्टर देख लेते हैं। इसी तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा आपको मास्टर कोर्स में, इसी तरीके से क्लासेस है, आपको उसके नोट्स बनाते हुए चलना है, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। क्लास में नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। बच्चे पीडीएफ के चक्कर में पड़ जाते हैं, बच्चे एडवांस बुकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पढ़ लेना बाद में एडवांस बुक। अभी आपको पहले जो जो चीजें मैं क्लास में आपको पढ़ाऊं उनके नोट्स बनाते हुए चलना, लिखते हुए चलना, क्योंकि ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, समझने वाली चीज है, बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको चीजें समझाई जाएंगी। तो इथिक्स आपको एक तरीके से मानवीय व्यवहार करना और एक तरीके से मानवता की तरफ आपका एक रुझान विकसित करना, चीजों को सही गलत के नजरिए से देखना, सही निर्णय का चयन करना, नैतिक दुविधा से बचना, इन सभी चीजों में आपकी मदद करेगा ये पूरा सब्जेक्ट। और ये जीवन का सार है, पूरा का पूरा विषय जीवन का सार है। आपका जीवन, मानवीय जीवन तभी बन पाएगा जब आप नैतिकता को साथ में लेके चल सकोगे, नीति शास्त्र को साथ में लेके चलोगे। तो पहले मैं एक बार चैप्टर्स आपको बता देता हूं। पहला तो नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध है। आप अपने सिलेबस को भी देखिएगा, यूपीएससी का सिलेबस है, पीसीएस का सिलेबस है, उनमें यही सिलेबस दिया गया है। हाँ, कुछ जगह पर ये कम है, कहीं पर ये प्रॉपर विस्तृत है, तो हम आपको इसको डिटेल से ही पढ़ाएंगे। हम आपको आपके भरोसे नहीं छोड़ेंगे कि आप बुक से पढ़ लेना, ये चीज यहां से पढ़ लेना, नहीं। जो कुछ भी पढ़ाएंगे हम आपको क्लास में प्रॉपर 1 to 1 एक एक चीज यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। मास्टर कोर्स में आपको हर चीज कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप मास्टर कोर्स का हिस्सा जरूर बनिएगा। पहला जो रहेगा नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। दूसरा अभिरुचि, है ना, एटीट्यूड। तीसरा है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, ठीक है, एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज। चौथा है भावात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस।
ठीक है। पांचवा है नैतिक चिंतन, भारत एवं विश्व के विचारक। ये एक आपका पूरा इसमें भारतीय नैतिक विचारक है, जिसमें भगवत गीता, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, विवेकानंद और बहुत सारे हैं इसमें, है ना। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मतलब पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय, मतलब ये पूरा जितने भी भारतीय नैतिक विचारक हैं। फिर विश्व के नैतिक विचारक भी आपको पढ़ना है, सुकरात, प्लेटो, कांट, मिल, बेंथम, है ना, जेरेमी बेंथम, है ना, ये सब चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आधुनिक नैतिक सिद्धांत एवं समकालिक व्याख्या, दार्शनिकों के नैतिक दृष्टिकोण एवं प्रशासन में प्रयोग। फिर छठवां भाग है इसका लोक प्रशासन और सिविल सेवा में मूल्य एवं नैतिकता, जिसमें सिविल सेवा में नैतिक मूल्य, नैतिक समस्याएं एवं द्वंद्व। देखो जितने बच्चे मास्टर कोर्स में है वहां पे इथिक्स का आपको पूरा एक फोल्डर मिलेगा, क्लास मिलेगी आपको, जिस क्लास में आपको बढ़िया पहले चैप्टर से चीजें, पहले लेक्चर से आपको चीजें शुरू करनी है, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आप चीजों को लेकर चलेंगे। यहाँ पे मैं इथिक्स की आपकी एक समझ विकसित करूंगा, डिटेल सिलेबस रिसर्च करेंगे, टॉपिक सब टॉपिक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस विषय का विस्तार कितना बड़ा है, कैसे आपको इस विषय को पढ़ना चाहिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो लोक सेवा, सिविल सेवा के लिए नैतिक मूल्य, नैतिक समस्याएं और द्वंद्व, संस्थागत और व्यक्तिगत नैतिकता, कानून, नियम, विनिमय, अंतःकरण व विवेक, नैतिक शासन प्रणाली और सुदृढ़ीकरण, नीति, फंडिंग और नैतिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, कारपोरेट प्रशासन एवं व्यवहारिक नैतिकता, व्यवसायिक नैतिकता। इसके बाद शासन में ईमानदारी आपका है, लोक सेवा की अवधारणा, शासन में ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सूचना साझा करना और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार और नागरिक भागीदारी, आचार संहिता और आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति और सेवा की गुणवत्ता, लोक निधि का सदुपयोग और वित्तीय नैतिकता, भ्रष्टाचार की अवधारणा और नैतिक विश्लेषण। ठीक है। फिर ये आपका 8वां चैप्टर आपका भ्रष्टाचार ही प्रॉपर है यहाँ पे। इसमें भ्रष्टाचार की परिभाषा, प्रकार और कारण, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। जो ऊपर भ्रष्टाचार है ये शासन में ईमानदारी चूंकि पूरा टॉपिक है तो इसमें भ्रष्टाचार ऊपर भी जोड़ रखा है, बाकी डिटेल में मैंने एक पूरा चैप्टर बना दिया है। निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं, समाज, परिवार और मीडिया और कानून कैसे भ्रष्टाचार को लेकर के सहयोग करती है, विसिल ब्लोअर की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, भ्रष्टाचार मापदंड और मूल्यांकन, और इसके बाद विविध विषयों पर केस स्टडी और एथिकल एप्लीकेशंस भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद ये टोटल आपको इसी तरीके से क्लासेस में हम पढ़ाएंगे। क्लास में क्या होता है कि क्लास में जब चीजें पढ़ाई जाती हैं तो कई बार क्या है, बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी रहती हैं, उन चीजों को भी साथ में देख करके हम चलेंगे। तो यदि हम देखें, पहला चैप्टर है भाग 1। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आपकी इथिक्स जैसा विषय वस्तु, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको अब एक शुभारंभ करने जा रहे हैं, आप एक विषय को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला ही सेशन आपका ऐसा होना चाहिए जो बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। और फिर सीक्वेंस वाइज आपको सारी क्लासेस में उपलब्ध करा दूंगा, उन क्लासेस को आपको एक एक क्लास करते हुए चलना है और पढ़ते हुए चलना है, हर एक क्लास के नोट्स बनाते हुए चलना है। जहां दिक्कत आती है संस्था में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। आप ऑफलाइन आके मिल सकते हैं, ऑनलाइन क्वेरी कर सकते हैं, बस आप ये है, और या फिर मैं लाइव रहता हूं, जो लाइव डाउट सेशन होते हैं उनके माध्यम से। बट ये है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना कठिन सब्जेक्ट को बहुत आसानी से आप पढ़ने वाले हैं, ऐसा मान के चलिएगा। अब देखिए, पहला है नैतिकता की मूल अवधारणा। तो शुरुआत ही हम करेंगे नैतिकता की परिभाषा, है ना। नैतिकता की परिभाषा क्या है, मनुष्य के आचरण, मनुष्य के निर्णय और मनुष्य के चरित्र का विज्ञान है नैतिकता। नैतिकता एक तरीके से व्यवहारिक अनुप्रयोग है। नीति शास्त्र में हम सैद्धांतिक चीजें देखते हैं, नैतिकता में हम एप्लीकेशन देखते हैं। मनुष्य के आचरण, निर्णय और चरित्र का विज्ञान है नैतिकता, है ना। तो नैतिकता की परिभाषा आप डिटेल से पढ़ोगे कि नैतिकता वह विज्ञान है जो बताती है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और चूंकि इथिक्स में काफी चीजें क्या है, इथिक्स में कुछ सही और गलत नहीं होता है, सब परिस्थिति जन्य होता है। परिस्थितियां तय करती हैं कि आपको किस समय में क्या निर्णय लेना चाहिए। इस तरीके से आपको चीजें हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे और बताते जाएंगे। फिर है नैतिकता का उद्देश्य, है ना। यहाँ पे अब ये इसका विस्तार काफी बड़ा है, मैं अब चूंकि सिलेबस को थोड़ा सा विस्तारित करके आपको बताऊंगा। तो पहले नैतिकता की परिभाषा समझोगे आप, फिर नैतिकता का उद्देश्य समझोगे कि व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता क्या होती है। आपको आत्म अनुशासित रहना चाहिए। आज देखिए पूरा सब्जेक्ट आपको समझ में आने वाला है।
आज का सेशन आपके लिए बहुत शानदार सेशन है, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से आप इथिक्स की आपकी एक जो मतलब एक तरीके से समझिए कि ऊपरी परत पूरी तरीके से आपकी डेवलप हो जाएगी। आप ऊपरी तरीके से समझ जाएंगे, फिर गहराई में इसको क्लासेस के अंदर समझेंगे आप, ठीक है। और आपको एक सब्जेक्ट मतलब जो अपने आप में बहुत सारे बच्चों के लिए डरावना सब्जेक्ट है वो आसान हो जाएगा। तो नैतिकता की परिभाषा, फिर नैतिकता का उद्देश्य, व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता क्या होनी चाहिए, आपको आत्म अनुशासन होना चाहिए, संयम होना चाहिए, आत्म संतोष होना चाहिए, है ना। सामाजिक स्तर पे भी नैतिकता का उद्देश्य है कि समाज में समरसता रहे, सहयोग रहे, न्याय रहे, समानता रहे। प्रशासनिक स्तर पर क्या होना चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर देखें तो क्या होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, शांति होना चाहिए, पर्यावरणीय संतुलन होना चाहिए, आतंकवाद जैसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। तो नैतिकता का अल्टीमेट उद्देश्य हमें पढ़ना है, वो भी हम समझेंगे। फिर नैतिकता की विशेषताएं क्या होती हैं, नैतिकता की विशेषताएं क्या होती है, नैतिकता सार्वभौमिक होती है, सभी के लिए समान रूप से लागू होती है। आत्म अनुशासन यानी बाहरी नियंत्रण नहीं, भीतर से प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर। निष्पक्षता, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए आपके अंदर। मूल्य आधारित आचरण होना चाहिए, सही गलत की सही पहचान होनी चाहिए आपके अंदर। आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, कानून से नहीं, अंतरात्मा आपका प्रमुख मार्गदर्शक होना चाहिए, अंतरात्मा आपका मार्गदर्शक बने, आंतरिक प्रेरणा आपके अंदर रहे, तब आप नैतिक रूप से अपने आप को समझदार, अपने आप को जिम्मेदार, अपने आप को महत्वपूर्ण। तो ये सब चीजें जो इसके अंदर पढ़ेंगे, ये भाग 1 के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इसके सब टॉपिक देखिए। नैतिकता की मूल अवधारणा, परिभाषा, उद्देश्य और विशेषताएं। मैं पहले उद्देश्य परिभाषा मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं यहाँ पे एड ऑन भी करता जाता हूँ तो आपको आइडिया भी लगेगा कि हम किन किन, ये सब सिलेबस में आप डिटेल से पढ़ोगे और कुछ चीजें मैं आपको भी बताता भी चल रहा हूँ, पेन कागज लेकर बैठिएगा। तो नैतिकता की विशेषताएं क्या है, नैतिकता सार्वभौमिक होती है, सभी के लिए समान रूप से लागू होती है। नैतिकता में आत्म अनुशासन होता है, बाहरी नियंत्रण नहीं होता, भीतर की प्रेरणा होती है। नैतिकता निष्पक्ष होती है, किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के लिए भेदभाव नहीं करती नैतिकता। मूल्य आधारित आचरण होता है नैतिकता का, सही गलत की पहचान होती है नैतिकता में, क्या होती है, सही गलत की सही पहचान। आंतरिक प्रेरणा होती है, कानून के माध्यम से नहीं, अंतरात्मा आपका प्रमुख जो है मार्गदर्शक होता है नैतिकता में। इसके बाद दूसरा पार्ट है आपका मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का स्थान। देखो पहला वाला जो पॉइंट था उसमें नैतिकता की अवधारणा यानी परिभाषा समझनी थी, उद्देश्य समझना था, विशेषता समझनी थी, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट था मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का स्थान। तो मानवीय क्रियाकलापों में जैसे व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता क्या होनी चाहिए, आप में आत्म संयम होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, है ना। नैतिक व्यक्ति समाज में विश्वसनीयता और सम्मान अर्जित करता है। जो व्यक्ति भी नैतिक होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा, मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का स्थान। तो मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का क्या स्थान है, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में। आपके 3 तरीके के, एक व्यक्ति के 3 तरीके के जीवन होते हैं, एक व्यक्तिगत जीवन होता है, एक सोशल लाइफ होती है और एक आपका प्रोफेशनल लाइफ होती है। और कल के दिन प्रशासन में जाओगे तो प्रशासनिक जीवन आपका आ जाता है। तो व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, व्यक्ति में ईमानदारी होनी चाहिए, व्यक्ति में सादगी होनी चाहिए, व्यक्ति में सादगी होनी चाहिए, व्यक्ति में संवेदनशीलता होनी चाहिए, है ना। व्यक्ति का नैतिक व्यक्ति समाज में विश्वसनीयता और सम्मान अर्जित करता है। जो नैतिक व्यक्ति होगा उसको समाज सम्मानित करता है। सामाजिक जीवन में कैसा होना चाहिए, परस्पर सहयोग होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, परस्पर सहयोग, सहिष्णुता, सह अस्तित्व का भाव होना चाहिए, है ना। पारिवारिक संबंधों में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, कर्तव्य बोध होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। समाज में अनुशासन, न्याय, समान अवसर की भावना होनी चाहिए, है ना। सामाजिक जीवन में व्यक्ति के साथ क्या होता है, परस्पर सहयोग, सहिष्णुता, सह अस्तित्व। पारिवारिक संबंधों में प्रेम होता है, कर्तव्य बोध होता है, त्याग की भावना होती है। समाज में अनुशासन होता है, न्याय होता है, समान अवसर की भावना होती है। और व्यावसायिक जीवन में जब आप कोई रोजगार करते हैं तो पेशेवर आचरण में ईमानदारी और जवाबदेही होती है। सार्वजनिक और निजी हितों में संतुलन होता है, सेवा की भावना होती है, निष्पक्षता होता है, पारदर्शिता होता है। और यदि हम प्रशासनिक जीवन की बात करें, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो वहां पे निर्णयों में नैतिक विवेक की भूमिका होनी चाहिए, नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिकता प्रशासन की आत्मा है,
ठीक है, इथिक्स इज द बैकबोन ऑफ द गुड गवर्नेंस। यदि आपको सुशासन चाहिए तो इसके लिए नीति शास्त्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना इसका। इसके बाद है नीति शास्त्र के तीसरा चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो नीति शास्त्र के प्रमुख आयाम। डायमेंशन ऑफ इथिक्स, क्या क्या डायमेंशन है इथिक्स के। सबसे पहली बात मल्टीपल, ये एक तरीके से सैद्धांतिक चीजें पढ़ोगे। पहला है मानक नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव इथिक्स जिसे हम कहते हैं, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण कैसे किया जाता है ना, ये चीजें आप समझोगे। कई सारे सिद्धांत आपको बताऊंगा मैं वहां पे, कर्तव्यवाद क्या है, परिणामवाद क्या है, सद्गुणवाद क्या है ना, वर्च्यू इथिक्स क्या है, और ये सब चीजें आप जब पढ़ोगे तब आप केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे। तो पहले इसमें नीति शास्त्र के कई आयामों को हम कई भागों में ब्रेक करेंगे। पहले हम देखेंगे नॉर्मेटिव इथिक्स क्या है, मानक नीति शास्त्र के अंतर्गत क्या होता है। फिर एक होता है डिस्क्रिप्टिव इथिक्स यानी वर्णनात्मक नीति शास्त्र क्या होता है। समाज या व्यक्ति वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं इसका अध्ययन किया जाता है वर्णनात्मक इथिक्स में, है ना। अनुभव और आचरण की व्याख्या की जाती है वर्णनात्मक इथिक्स में। इसके बाद उपयोगिक नीति शास्त्र अप्लाइड इथिक्स आपकी होती है, वास्तविक परिस्थितियों में नैतिकता का प्रयोग कैसे करोगे, जैसे पर्यावरण नैतिकता, चिकित्सा नैतिकता, मीडिया नैतिकता, प्रशासनिक नैतिकता। तो उपयोगिक नीति शास्त्र आपका जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड इथिक्स, है ना, वो चीज भी आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। इसके बाद एक दार्शनिक नीति शास्त्र है, दार्शनिक नीति शास्त्र में जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलता है कि हमारे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, यह आत्मा किस लिए आई है ना, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है, ये कई सारे प्रश्न है। आप जब बुद्ध को पढ़ते हैं, महावीर को पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके के प्रश्नों के बारे में कई जगह पे कई बातें की गई। या हमारे जितने भी ग्रंथ है ना, हमारे ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में इन सब विषयों पे बात हुई, जीवन के उद्देश्य के बारे में, लाइफ का पर्पस क्या है। भारतीय हमारी जो सबसे बड़ा ग्रंथ है गीता, भगवत गीता या उपनिषद है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, ये सब दार्शनिक नीति शास्त्र के उदाहरण है जहां पे ये चीजें बताई जाती है। तो डायमेंशन ऑफ नीतिक्स ये आप डिटेल से टॉपिक भी कंप्लीट होगा आपका। फिर निजी तथा सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, सोचिए ये सब चीजें मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। क्लास में पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि टीचर कई बार कई सारे उदाहरणों के साथ बढ़िया से आपको समझाते हुए आपको, देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, मैं उस तरीके से आपको कोई भी विषय पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं नीति शास्त्र भी आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है ना। और बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलना है, पढ़ते जाना है आपको, ठीक है। अगला है निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, ये चौथा नंबर पॉइंट है आपका। हम एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये चीजें आगे चल के डिटेल में पढ़ोगे। आज मैं आपका एक कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा हूं। तो निजी संबंधों में नैतिकता क्या होती है, पारिवारिक जीवन में कर्तव्य, प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी। निजी जीवन क्या है, पारिवारिक जीवन आपका, तो वहां पे आपका क्या कर्तव्य है, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक सम्मान, पारिवारिक जिम्मेदारी। व्यक्तिगत व्यवहार में ईमानदारी और विश्वास आपका होना चाहिए। निजी क्षेत्र में नैतिकता का मतलब है दूसरों के अधिकारों का आपको सम्मान करना है। दूसरों के अधिकारों का जब आप सम्मान करते हो तो फिर आपको भी लोग सम्मान करेंगे। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का मतलब क्या है, आपको अपने पद का, अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना है। जब हम किसी बड़े पद पर जाते हैं तो बड़े पद पर जाने के बाद उस पद का हम दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। देखो निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता है ना, तो निजी का मतलब क्या है, पारिवारिक जीवन में आप कैसे हो, व्यक्तिगत जीवन में कैसे हो। निजी क्षेत्र में मतलब दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करते हो कि केवल अपनी बात ही रखते रहते हो, आपको दूसरों के जीवन का भी उतना ही सम्मान रखना पड़ेगा। दूसरे जिस तरीके का व्यवहार आप चाहते हो वैसा व्यवहार आपको दूसरों के लिए भी करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मुझे सब सम्मान दे तो फिर आपको भी सबको सम्मान देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सब सम्मान देंगे। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का मतलब क्या है, जब आप किसी पद पे जाते हैं, जब आपको उस पद से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं तो आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, पद व अधिकार के दुरुपयोग से बचेंगे। आप पारदर्शिता रखेंगे, आप निष्पक्ष रहेंगे, आप जवाबदेही का पालन करेंगे और आप सार्वजनिक सेवा करेंगे। समझिए सार्वजनिक सेवा आपकी सबसे बड़ी सेवा है। इसके बाद हितों के टकराव से बचेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके जो हैं, कई बार क्या होता है निजी लाभ के चक्कर में हम अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को एक तरफ कर देते हैं, अपना निजी लाभ को सर्वोपरि कर देते हैं। तो पारदर्शिता से, है ना, पारदर्शिता, आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे आप उतना ही बेहतर व्यक्ति रहेंगे।
आप जो है नैतिक साहस रख पाएंगे अपने अंदर। ठीक है, इसके बाद पांचवा टॉपिक है मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य में महान नेता, सुधारक, ठीक है, प्रशासक, इनके जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, महान नेता की बात आती है तो कई सारे उदाहरण आ जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? सत्य और अहिंसा, है ना। गांधी कहते हैं कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते हैं, गांधी वर्ग समन्वय की बात करते हैं। महान नेताओं में बहुत सारे लोग हैं। अब देखो मानवीय मूल्य क्या है, पहले तो ये समझना है, इसकी परिभाषा वगैरह डिस्कस करेंगे, और महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों से क्या शिक्षा मिलती है, गौतम बुद्ध से क्या मिलता है। मध्यम मार्ग मध्यम मार्ग, करुणा का भाव होना चाहिए व्यक्ति में, सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, दुख, तृष्णा और निरोध के सिद्धांत को आप समझते हैं कि कैसे ये संसार दुखमय है, कैसे संसार में सभी तृष्णा की तरफ भाग रहे हैं। नैतिक आत्मसंयम का मार्ग, आप ये सब सीखेंगे। महावीर स्वामी ने अहिंसा, परिग्रह, सत्य और आत्मबल की बात कही, तो महावीर स्वामी के जीवन को भी आप समझेंगे कि महावीर स्वामी ने किस तरीके से समाज को जो है क्या क्या दिया, अहिंसा दिया, परिग्रह दिया, सत्य दिया, आत्मबल दिया, है ना। स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया? आत्मबल, सेवा, राष्ट्र प्रेम, कर्म योग। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, स्वामी विवेकानंद थे ऐसे। एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें क्या दिया? सत्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, विनम्रता, राष्ट्र सेवा। राष्ट्रपति के पद पर पहुंच करके भी उन्होंने विनम्रता को नहीं कभी छोड़ा है। उन्होंने देश के लिए जितने काम किए हैं आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने पूरा देश का जो है पूरा डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है ना। तो आप समझिए, तो ये वाला पूरा सेगमेंट भी हम लोग क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद अगला, बहुत सारे प्रशासक है, जैसे अभी आप देखिए टीएन शेषन है, चुनाव सुधारों के प्रतीक माने जाते हैं टीएन शेषन। आज देखिए निर्वाचन आयोग में लगातार निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के ऊपर कितने सारे आरोप लगते हैं, लेकिन ऐसे भी निर्वाचन आयुक्त रहे हैं जो बहुत पवित्रता से काम करके गए हैं। टीएन शेषन उनमें से एक है, सोमनाथ चटर्जी उनमें से एक है, अशोक खेमका उनमें से एक है, सत्येंद्र दुबे उनमें से एक है, हर्ष मेंढर उनमें से एक है। आपको भी ईमानदारी के कुछ उदाहरण रखने हैं जिन्होंने बहुत बाखूबी काम किया है। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट भी है। टीना डाबी का नाम आप मतलब जो अभी भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे, ई श्रीधरन हो गए आपके, है ना। तो ये पांचवा पॉइंट है। छठवां पॉइंट है मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका क्या है? पहला नैतिक विद्यालय क्या है आपका? पहला नैतिक विद्यालय परिवार है आपका, जहां आप अनुशासन सीखते हो, जहां आप सेवा सीखते हो, जहां आप बड़ों का सम्मान करना सीखते हो। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, कोई बड़ा व्यक्ति आता होगा, तुरंत वो पैर छूते हैं, बड़ों का सम्मान करना, सेवा की भावना, अनुशासन, ये सारी चीजें आप कहाँ सीखते हो? परिवार में सीखते हो। परिवार सिखाता है माता पिता और बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। परिवार एक मूल्य संस्कार का विद्यालय है। परिवार में मूल्य संस्कार, एक मूल्य संस्कार शाला के तौर पे आप परिवार को देख सकते हैं। ऐसे ही समाज है, समाज में आप क्या सीखते हो? सामूहिकता सीखते हो। यहाँ पे क्या लिखा? मूल्य विकसित करने में परिवार, परिवार की भूमिका मैंने बताया। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर ये डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास के अंदर डिटेल में होगा, सब मास्टर कोर्स में होगा। समाज, समाज की क्या भूमिका होती है? समाज हमें सामूहिकता सिखाता है, कैसे आपको सोशलाइज रहना चाहिए, कैसे आपको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, कैसे आप में पारस्परिक सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, कैसे आप समाज के जो लोकाचार है, समाज की जो परंपराएं हैं, समाज का जो नैतिक आचरण है, वो सारी चीजें आप सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाओं से आप क्या सीखते हो? शैक्षणिक संस्थाएं आपका चरित्र निर्माण करती हैं, आप में नेतृत्व देती हैं, नेतृत्व परीक्षण का काम करती हैं, प्रशिक्षण का काम करती हैं। मूल्य आधारित शिक्षा आपको शैक्षणिक संस्थानों में दी जाती है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मैंने भी पढ़ाया है आप लोगों को, लेकिन मेरा हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है कि आपके अंदर वैल्यू डेवलप हो सके, मूल्य डेवलप हो सके, है ना। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपके अंदर डेवलप हो सके। शिक्षकों को रोल मॉडल बनाना, शैक्षणिक संस्थाएं जितनी भी होती हैं उसमें आप अपने टीचर्स को रोल मॉडल मानते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप कहां से सीखते हैं? शैक्षणिक संस्थाओं से। एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मूल्य विकसित करने में परिवार की, समाज में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, है ना।
इसके बाद अगला है नैतिकता बनाम विधिकता। ये देखिए 7वां नंबर पॉइंट है, नैतिकता बनाम विधिकता। नैतिकता और कानून में विधिकता क्या, लीगैलिटी क्या है? कानून द्वारा बहुत सारे मापदंड बनाए गए, मानक बनाए गए, कई सारे दंड और पुरस्कार दिए जाते हैं। कानून क्या करता है? बहुत सारे दंड देता है, बहुत सारे पुरस्कार देता है। ठीक है, बहुत सारे दंड देता है, बहुत सारे पुरस्कार देता है। बाह्य नियंत्रण भी आपको, मतलब एक तरीके से न्यायालय आपके लिए एक बाहरी नियंत्रण, कानून आपके लिए बाहरी नियंत्रण है। बाहर से कुछ कानून बने हुए हैं, डर आपके अंदर बैठा हुआ पुलिस का, न्यायपालिका का, इसलिए आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं, है ना, करने से पहले सोचते हैं 10 बार। लेकिन नैतिकता जो होती है वो आंतरिक आपका आंतरिक विवेक है, अंतरात्मा की आवाज है, कानून की सीमा से परे आपके नैतिक दायित्व हैं। तो नैतिकता बनाम विधिकता, इसको भी आप पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कार्य कानूनी तौर, मान लीजिए टैक्स, मान लीजिए आप देते हैं, टैक्स देना चाहिए। मान लो आप टैक्स नहीं देते हो तो कानूनी रूप से आप क्या कर रहे हो? कानून का उल्लंघन कर रहे हो, आपको टैक्स देना चाहिए। तो टैक्स देना कानूनी रूप से जरूरी है, लेकिन नैतिक रूप से जरूरी नहीं है। समझिए, आपको ऐसा, मतलब मोरालिटी में नहीं है चीज। कोई चीज कानूनी हो सकती है लेकिन नैतिक नहीं हो सकती है। नैतिक व्यक्ति कानून से ऊपर आचरण करता है। नैतिक व्यक्ति जो होगा वो कानून की उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महात्मा गांधी तभी तो कहते थे, महात्मा गांधी ये कहते थे कि एक समय रामराज्य की स्थापना हो जाएगी। राम राज्य का मतलब क्या था उनका? कि व्यक्ति नैतिक रूप से उसका इतना उत्थान हो जाएगा कि कोई कानून वानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए महात्मा गांधी जी को कई बार एनार्किस्ट भी कहा जाता है कि वो एक राज्य की परिकल्पना को वो स्वीकारते नहीं थे। जब आप महात्मा गांधी वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा कि गांधी जी का राम राज्य क्या था। गांधी जी कहते थे कि व्यक्ति की अंतरात्मा इतनी ज्यादा पवित्र हो जाएगी कि फिर उसको किसी तरीके की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आप देखिए यहां पर आप नीति शास्त्र, नैतिकता बनाम विधिकता, समझ में आ रही है चीजें? मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बैच के अंदर हमारी क्लास होगी। अभी तो ये यहाँ पे मैं एक जनरल आपको चीजें समझा रहा हूँ और मैं इसी के माध्यम से आपका एक ओवरव्यू बना रहा हूँ, खाका बना रहा हूँ। इतना बड़ा विषय वस्तु आपका आसान करने जा रहा हूँ, है ना। इथिक्स जैसा विषय वस्तु बहुत डर लगता है बच्चों को, बहुत डरावना विषय है, लेकिन आज इसका डर खत्म हो रहा है, आप लोगों का डर खत्म हो रहा है और बहुत मजा आ रहा है, आएगा आपको। ठीक है, नैतिकता बनाम नैतिकताहीनता, एक टॉपिक ये है आपका, नैतिकता बनाम नैतिकताहीनता। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, इसका एक सोशल इंपैक्ट भी होता है आप लोगों का, इसका एक सामाजिक प्रभाव भी होता है। नैतिकता बनाम नैतिकहीनता, ठीक है। तो अब एक तरीके से ये मान के चलिए कि मेरे द्वारा जो है आप लोगों को इस तरीके से चीजें पढ़ाई जाएंगी, बहुत कीवर्ड में, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैं चीजें क्लासेस में सारी पढ़ाऊंगा। ठीक है, नैतिकता बनाम नैतिकहीनता का मतलब समझ रहे हैं? एक तरीके से एक सोशल इंपैक्ट। नैतिक समाज की क्या विशेषताएं हैं? नैतिक समाज पारदर्शी होता है, समानता, सहयोग और न्याय की चीजें होती हैं, नागरिकों में विश्वास और सुरक्षा और सामंजस्य बढ़ता है। साथ ही नैतिकहीनता समाज की स्थिति जैसे भ्रष्टाचार, हिंसा, असमानता, विश्वास, संस्थाओं का पतन, नेतृत्व में गिरावट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे, नैतिकता बनाम नैतिकहीनता का सोशल इंपैक्ट क्या होता है। तो ये इथिक्स की सारी क्लासेस आप डिटेल से मेरे साथ बैच में पढ़ने वाले हैं। बढ़िया से आप लोग मास्टर कोर्स में जुड़ेंगे, वहां पे मैं पूरा सब्जेक्ट, पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा। सीक्वेंस से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप पहली क्लास से, ये क्लास के बाद आप सीक्वेंस से एक एक क्लास देखते चलिए। पूरा सिलेबस इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, डिटेल में जाके पढ़ाया जाएगा, गहराई में जाके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा आप लोगों के लिए किया जा रहा प्रयास है, आप लोग बस मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए।